तो हे व्हाट्सअप गाइस, तो हम आज फुल पावर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, पॉवर्टी, गरीबी। और ये बहुत सीरियस चैप्टर है गाइस। और ये जितने भी इकोनॉमिक्स में सारे चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा सीरियस चैप्टर्स है, क्योंकि ये हमको नॉलेज तो देते ही हैं, लेकिन हमको मार्क्स के बाद ये सब भूलना नहीं है। कुछ कुछ जो ज़रूरी चीज़ें उसे रियल लाइफ के लिए याद भी रखनी है, क्योंकि जो आसपास हमारे होते रहते हैं इकोनॉमिक्स में बहुत 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 अच्छी अच्छी नॉलेज दी गई है, जो हमें यूज़ भी करनी है। अगर किसी की हेल्प करनी पड़े हेल्प भी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी मतलब क्या, गरीबी है ना। इफ अ लार्ज नंबर पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दे एग्जिस्ट पॉवर्टी। अगर बहुत सारा मतलब पॉपुलेशन, लार्ज नंबर पॉपुलेशन है ना, पॉवर्टी लाइन के नीचे रहे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉवर्टी है ना। पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन होती है जहां हम कहते हैं कि चलो ये इनकम $2 है ना, $2 जितना रोज का डेली इनकम अगर जिसका नहीं होता, उनको हम पॉवर्टी लाइन में डाल देंगे। Poverty. Poverty being a relative concept, its meaning changes with time, place and society. पोवर्टी एक ऐसा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो एक दूसरे से हम कंपैरिजन करते हैं, बट कब कहाँ, जैसे सिटी और रूरल एरिया में थोड़ा वो है। सिटीज़ में कम कमाना पड़ता है, लेकिन सिटीज़ में ज़्यादा कमाना पड़ता है, और रूरल एरिया में थोड़ा कम कमाना पड़ता है। पॉवर्टी लाइन थोड़ी नीचे और सिटी एरियाज में पॉवर्टी लाइन थोड़ी ऊपर है। तो इस तरीके से वो प्लेस के टाइम टाइम चेंज और ये सोसाइटी की वजह से चेंज होता रहता है पॉवर्टी लाइन कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल मीनिंग समझते हैं पॉवर्टी और इनकम पॉवर्टी का। तो देखिए, a certain normative minimum level of per capita consumption expenditure required to ascertain minimum basic needs and service is called poverty line। हमको कुछ इतना कमाना पड़ता है जिससे हम अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सके। अगर हम उतने भी ना कमा पाए तो हम पॉवर्टी में हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, तो हम पॉवर्टी में कहलाएंगे, पॉवर्टी जोन में। People who have less than required income or spend less than required minimum expenditure are said to be poor। ऐसे लोग जिनकी इनकम इतनी कम है जिससे वो अपने बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं कर सकते, उनको हम पुअर कहते हैं। दस, पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ अकर्स स्कैरसिटी। एक पॉवर्टी, उसको हम स्कैरसिटी, जो उनकी बहुत ज़्यादा नीडेड चीज़ होती है बट उनको उसकी चीज़ मिल नहीं पाती। स्कैरसिटी, कमी है उनको उस चीज़ की, उनकी बेसिक जो सुविधाएं हैं उनको वो नहीं मिली, वो स्कैरसिटी, कमी है। पॉवर्टी लाइन शोज द सिचुएशन ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और स्टार्वेशन, है ना। पॉवर्टी लाइन बताती है कि भाई इन लोगों के पास खाना है ही नहीं, खाना खाने के लिए पर तक पैसे नहीं है, इतनी कमी है इनके पास। और पॉवर्टी इज नॉट ओनली द सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन। पॉवर्टी सिर्फ खाना खाने से नहीं, मतलब और भी इनकी बेसिक नेसेसिटी भी होती है जो पूरी नहीं हो सकती, है ना। हम अगर खाना खाने की बात तो छोड़े, लेकिन अगर आगे भी जाए तो बेसिक नेसेसिटी भी इनकी पूरी नहीं हो पाती, जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो वहां तक वो नहीं पहुंच पाते। मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और नॉन इनकम पॉवर्टी। चलिए, तो नॉन इनकम पॉवर्टी, इसका मतलब हम थोड़ा समझ रहे हैं ना कि इसमें इनकम की बातें नहीं होगी, इसमें मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। बाकी अराउंड थोड़ा अब सोचिए, बिना इसको पढ़े सोचिए, उसके आसपास की बात है, मतलब बेसिक नेसेसिटी नहीं होनी चाहिए। फिर ये कुछ कुछ जो चीजें नहीं मिल पाएगी, जो हमको मिलती है वो नहीं मिलेगी उनको, तो वो थोड़ा मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी हो जाता है। चलिए, for minimum required standard of living apart from food, other necessities such as clothing, housing, education, health, cleanliness, pure drinking water are also required। This modern approach of poverty is called non-income poverty। जैसे कि एक बेसिक नेसेसिटी क्या है, हाउसिंग चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए, प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी टाइम तक मिलना चाहिए। बट ये मॉडर्न अप्रोच ऑफ पॉवर्टी इज कॉल्ड नॉन इनकम पॉवर्टी। ये मॉडर्न अप्रोच ऑफ पॉवर्टी, जिन लोगों को ये सब सुविधाएं नहीं मिलती उनको हम पुअर कहते हैं। In modern approach of poverty with income, other important elements of human development such as knowledge, long and healthy life, good standard of living, individual freedom। जिन लोगों के पास एक फ्रीडम भी नहीं होती, उनके पास कोई चॉइसेस नहीं होते कि हम क्या चूज कर, चॉइसेस नहीं होते, उनके पास इनकम तो है। अगर हम फूड से भी आगे बढ़े, फूड या फिर उनकी बेसिक नेसेसिटी भी पूरी हो रही है, लेकिन उनका एजुकेशन, खाना मिल रहा है, शेल्टर है, लेकिन उनके पास एजुकेशन नहीं है, उतने पैसे नहीं है उनके पास, और उनके पास पैसे नहीं, एजुकेशन नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से उनको चॉइसेस नहीं रहते उनके पास। अच्छे खासे जॉब्स की वेरियस जॉब्स के उनके पास चॉइसेस नहीं रहते कि हम ये वाला जॉब पिक कर सके।
उनको खाली एक काम रहता है, ये काम कर रहे हैं पिताजी तो वो काम में हम भी चले जाएंगे, ऐसा रहता है उसको। लाइफ विथ चॉइसेस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एसेट्रा आर कॉल कंसिडर। नेचर ऑफ पॉवर्टी, अब पॉवर्टी का नेचर क्या है भाई, चलिए। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, सबसे पहले क्या, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होता है, द मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द मिनिमम बेसिक नीड्स सर्विस इज नॉन एज पॉवर्टी लाइन। एक पॉवर्टी लाइन होता है जिसमें मिनिमम बेसिक नीड्स के लिए एक मिनिमम बेसिक नीड्स के लिए हम पॉवर्टी लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं। द पॉपुलेशन हैविंग इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो दिस पॉवर्टी लाइन आर सेड टू बी एब्सोल्यूट पुअर। और जिन लोगों का इनकम या फिर एक्सपेंडिचर इस पॉवर्टी लाइन से नीचे होगा, इन नंबर से जो पॉवर्टी लाइन में डिसाइडेड किया, हम $2 डिसाइड किया इनकम पर डे का, अगर उससे नीचे कमा रहे होंगे तो हम उनको पुअर में गिनेंगे, है ना। पॉवर्टी लाइन से वो नीचे आ रहे हैं तो वो पुअर हो गए। ओके, और एक्सपेंडिचर उनका इतना नहीं निकल पा रहा है ना। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज ऑल्सो नॉन एज कंप्लीट पॉवर्टी, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी क्या कह रहा था, एक कंप्लीट पॉवर्टी कहते हैं उसे। और रिलेटिव पॉवर्टी में देखते हैं क्या होता है, रिलेटिव पॉवर्टी में हम एक दूसरे को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। In the concept of relative poverty, income inequality existing in different groups of people living in a society is considered. Therefore, lower income class is considered poor than the higher income class. For example, a person earning 3 lakhs per year is poor relatively to the person earning 4 lakhs per year. But the same person is not poor relative to the person who is earning 2.50 lakhs per year. अगर मैं दो आदमियों को दूं, अगर एक बंदा 3 लाख का, अगर मैंने आपकी बात की, आप और अंबानी के बीच में बात की, तो भैया आप तो पुअर हुए हैं ना अंबानी के सामने। लेकिन अगर मैंने वही जेफ बेजोस और अंबानी की बात की तो अंबानी पुअर हुआ ना भाई। तो हम अगर बड़े को बड़े से लड़ाएंगे तो हाँ वो छोटा वाला पुअर हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से पॉवर्टी लाइन इज एन आर्बिट्रेरी लाइन डिनोटिंग द मिनिमम इनकम और एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई प्राइमरी नेसेसिटी। पॉवर्टी लाइन इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जो मिनिमम या फिर मिनिमम इनकम या मिनिमम एक्सपेंडिचर जो रहता है वहां एक लाइन दौड़ दी जाती है। अगर इससे नीचे लोग कोई कमाएगा तो उसे हम पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं ना। दूस लिविंग बिलो बिलो द लाइन आर कॉल्ड पुअर, और जो लाइन के नीचे जो जिनका इनकम और ये होता है एक्सपेंडिचर उन्हें हम पुअर कहते हैं। दोस्त लिविंग अबाउ द लाइन आर नॉट पुअर, और जो ऊपर लाइन के ऊपर मतलब जो ज्यादा कमाता है उन्हें हम पुअर नहीं कहते हैं। अब मेजर्स ऑफ पॉवर्टी लाइन, भाई ये सब मेजर्स है। चलिए, तो मेजर्स ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया है मिनिमम कैलोरीज कितनी होनी चाहिए रूरल एरिया की पॉवर्टी लाइन में, 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे रूरल एरिया गांव में। अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो पॉवर्टी वो पुअर कहलाएगा। मेजर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन मिनिमम एक्सपेंडिचर बेस ईयर 1961 ₹20 पर कैपिटा इनकम पर मंथ था, है ना। पर मंथ का इतना रुपीस था। भाई ये पहले की बात है, अभी आप 20 रुपये भले उड़ा देते हैं ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ों में, लेकिन पहले की बात है। पर मंथ सैलरी इतनी थी, इतना तो कमाना ही चाहिए। मेजर ऑफ टंडेकर एंड रथ मिनिमम एक्सपेंडिचर कितना बेस ईयर 1960 टू 61। रूरल एरिया का ₹15 पर कैपिटा पर मंथ रूरल एरिया, अर्बन एरिया का 22.50 पर कैपिटा पर मंथ। मेजर्स ऑफ प्रोफेसर टी.डी. लकड़ावाला पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 1993, बेस ईयर 1973 टू 74। रूरल एरिया ₹49 पर कैपिटा पर मंथ होना चाहिए, अर्बन एरिया का ₹57 पर कैपिटा पर मंथ। मेजर्स ऑफ प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर per capita consumption expenditure calories plus education plus health in the year 2011-12। तो रूरल एरियाज में 816 पर कैपिटा पर मंथ, अर्बन एरियाज में 1000 पर कैपिटा पर मंथ, और ये 2011-12 का डाटा है। इंटरनेशनल मेजर्स अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेली एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन परचेसिंग पावर पैरिटी ईयर $1.25 पर डे, ईयर 2015 का $1.90 पर डे। ये डेली एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन परचेसिंग पावर पैरिटी के द्वारा हमको बताई गई है कि इतना डॉलर तो खर्चा कर ही सकते हैं, है ना। मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया, तेंदुलकर कमेटी ने बताया कि भाई एब्सोल्यूट पॉवर्टी कब हो जाती है। तो 2004 और 2005 में 37.2% एब्सोल्यूट पॉवर्टी थी, मतलब जो इन बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जी रहे थे, है ना। 2011 टू 2012 21.9% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे थे। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन
अमंग वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, गोवा गोवा में सबसे कम पॉवर्टी, बिकॉज अगर हम गोवा के चलो एक केस स्टडी हम देखते हैं कि गोवा में होता क्या है। तो गोवा में क्या है कि वहां से टूरिस्ट, एक टूरिस्ट प्लेस है, वहां से बाहर के फॉरेन पैसे आते हैं वहाँ। तो इसलिए वहाँ लोग और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ लोग आएंगे तो वहाँ लोग कुछ भी ठेले कुछ भी लगा लेते उधर, है ना। जब कस्टमर मिल जाएगा तो भाई अपने आप दुकान वाले उधर आ ही जाते हैं। इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है, पैसे भी आते हैं, उसकी वजह से वहाँ लोग पुअर कम है, कितने 5.09% पुअर, लोएस्ट पॉवर्टी है उधर। और छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट पॉवर्टी है, 39.93% पॉवर्टी। इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, तो लो पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन डेवलपिंग कंट्रीज, दिस एक्सपेंडिचर इज मच लोअर देन दैट डेवलप कंट्रीज, देयरफॉर डेवलपिंग कंट्रीज आर पुअर, है ना। लो पर कैपिटा कंजप्शन पर एक्सपेंडिचर, देखो पर कैपिटा पहली बात तो इनकम ही कम होती है हमारी डेवलपिंग कंट्रीज की, बहुत बहुत एक दो गुना क्या, 5-10 टाइम्स लेस है कि डेवलप कंट्री से। डेवलप कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम हमसे 10 मल्टीप्लाई बाई ज़्यादा है ना उनकी। और उनके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस भी कम है उनके हिसाब से हम देखे जाए तो। लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, हमारे यहाँ खाना लोगों को नहीं मिलता भाई, न्यूट्रिशन इतना इतना ही वो लोग नहीं, मतलब इनकम इतनी उनके पास नहीं होती कि वो लोग अच्छे से खाना खा सके, उनका विटामिन पूरे कर सके, विटामिन मिनरल्स बॉडी की नेसेसिटीज पूरी कर सके। पीपल विथ लो इनकम आर अनेबल टू गेट न्यूट्रिशियस फूड, which is indication of poverty. According to FAQ 2015 report, India ranked second in the world in measurement of malnutrition, which indicates poverty in India. बोलो सबसे मतलब ऐसा है कि जिन बहुत हमारे यहाँ हाई पॉपुलेशन, इतना प्रोपोर्शन पॉपुलेशन में ऐसा था कि उन लोगों को एक मतलब एक दिन में इतना न्यूट्रिशन और ये सब नहीं मिलता था, जिसकी वजह से इंडिया सेकंड रैंक आया है, सेकंड रैंक माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब माल नरिशमेंट, मतलब जो हम कमी कमी जो हमारी बॉडी को जितना चाहिए उतना ना मिल पाना, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू लैक ऑफ नर्टिव फूड एंड हेल्थ सर्विसेज, द पुअर पीपल हैव लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो गरीब लोग होते हैं उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होता है, क्योंकि उनके पास भाई दवाई को पैसे नहीं होते, वो लोग जब छोटी मोटी बीमारियां होती है वो लोग इग्नोर कर देते हैं उन्हें। The rate of infant mortality rate depends on availability of health service, so it is called the indicator poverty. और जो infant mortality rate रहता है वो किस पर डिपेंड रहता है, हेल्थ सर्विसेज पे, बिकॉज अच्छी हेल्थ सर्विसेज होगी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा, है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है, अगर 1000 बेबी आउट ऑफ 1000 बेबीज में से कितने बेबीज जो फर्स्ट ईयर में ही उनकी डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मेडिकल फैसिलिटीज, तो इन डेवलपिंग कंट्रीज पीपल गेट लेस मेडिकल सर्विसेज, हेंस पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सच सर्विसेज, एज अ रिजल्ट पॉवर्टी इज मोर, है ना। मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम रहती है डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि जो पुअर पीपल होते हैं उनको बस अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिकल फैसिलिटी। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली, वो सब आगे पढ़ेंगे हम लोग आगे अगले चैप्टर्स में, और इसी चैप्टर्स में कुछ पढ़ेंगे। ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर, इन द एब्सेंस ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूटेड वाटर इंक्रीजेस द चांस ऑफ हैविंग वाटरबॉर्न डिजीज एंड हैंस मेक द प्रॉब्लम पॉवर्टी एंड मोर सर्व, है ना। पानी की वजह से बीमारियां हो जाती है जब हम गंदे पानी पीते हैं ना, एकदम बैक्टीरिया वाले काम पानी पी लेते हैं, उसकी वजह से बीमारियां होती है, और बीमारियां होती तो हमारे पास पैसे नहीं होते दवा लाने के लिए, इसकी वजह से डेथ रेट भी काफ़ी बढ़ जाता है। Provisions of toilets. In villages, people are more prone to waterborne and contagious disease. To save them from disease, cleanliness is very important and from toilet facility are must. उनको टॉयलेट फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए और उनको एक साफ पानी भी मिलना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ राइज इन पॉवर्टी, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती जाती है ना। Housing, India lacks houses with full facility. Most of the houses in India compromise of one room facility, which is one of the measuring roads of poverty. Housing, बहुत लोग के पास घर ही नहीं है भाई खुद का, और कुछ लोग के पास है तो एक रूम में उनका बहुत, जैसे इंडिया, हम मुंबई का एक स्लम एरिया है बहुत बड़ा सा, जहाँ एक 1000 किलोमीटर स्क्वायर फीट में 1 लाख लोग रहते हैं, ऐसा स्लम एरिया। अब आप खाली एक इमेजिन भी करेंगे ना तो आपको ऐसा डर लगेगा वहाँ एक रूम में कितने सारे लोग, भाई ये बहुत ही बुरी हालत रहती है, लेकिन वो उनका रहन सहन हो जाता है उस तरीके से। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन,
अब इंडिया में भाई अभी हुआ क्या था, हमारे स्कूल में हमारे सर ने ऐसा किया, पूछा है ना सबसे कि सबका कितना इलेक्ट्रिसिटी आता है, तो ऐसे ऐसे हमारा धीमे 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 हम सबने हाथ ऊपर किया, तो एक बंदा जैसे ऑक्शन ना हो रहा उस तरीके से उस बंदे का कितना चला गया, 25,000 उस बंदे ने ऊपर रखा था, 25,000 तक। भाई सब तो सर उसे मतलब ऐसा बोलते हैं कि जब तुम ही लोग इतना यूज कर लेते तो कुछ लोग को मतलब कितना, तो बोलता है भाई पैसा है अपन का तो अपन कर ही सकते हैं ऐसा। Electricity consumption in India because of high population and low per capita income per person electricity consumption is very less. This affects the quality of life of people and in cause of poverty. देखिए जिसके घर पे इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं है उसकी वजह से वो कोई काम भी नहीं कर पाते होंगे, है ना, जो काम करना होता है वो काम भी नहीं कर पाते होंगे, और इसकी वजह से हमको समझ आ जाता है कि पोवर्टी रेट कितना है इंडिया में। और ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन से हमको समझ आ जाता है पोवर्टी किस तरीके से हद तक बढ़ रहे हैं इन इंडिया बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन लो पर कैपिटा इनकम, है ना, इनकम ही इनकी कम है, पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत कम है। दिस इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल एंड इज इन द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। भाई अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे कैसे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पॉवर्टी का। Education. Low education among poor makes them conservative and less acceptable to changes. Thus, high rate of ignorance is a strong indicator of poverty. भाई एजुकेशन लोग नहीं लेते, और जब कोई आते हैं ना मुसीबत तो वो उनको इग्नोर कर देते हैं, और फिर उनको क्या होता है, चॉइसेस कम बचते हैं लाइफ में, और जब चॉइसेस कम बचते हैं तो वो पुअर के पुअर ही रह जाते हैं, वो उस लूप से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। तो लो एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी। अब भाई इनकम और प्रॉपर्टी में भी बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी विद इंक्रीज इन इनकम इनइक्वलिटी वन हैंड, on one hand rich class of people enjoy high standard of living and other facility, and on other hand of the people of low income lives in slum are deprived of basic necessities like food education and health. So the disparity of income inequality is also one of the indicator of existing poverty. देखिए रिच पीपल्स अपनी लग्जरीज लाइफ जी रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो स्ट्रगल कर रही है बेसिक नेसेसिटी को तक पहुंचने के लिए तक, और जो रिच पीपल, कुछ रिच पीपल्स जो बहुत 70% ऑफ लग्जरी लाइफ वो जी रहे हैं, है ना, यूज कर रहे हैं, और जो पॉपुलेशन हाई पॉपुलेशन हमारी वो तो सिर्फ बेसिक नेसेसिटी तक पहुंचने के लिए, उनकी पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो जैसे कि हम 30% लोग 99% प्रॉपर्टी लेके रखते हैं, और उसमें क्या होता है 70% लोग 1% प्रॉपर्टी में जो उनका मिलता है। अब आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ आएगा कितना बड़ा प्रॉब्लम है भाई प्रॉपर्टी का, ये सब का। हम हमारे पास खेती तो बहुत है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम खेती कर सकें, इसलिए हम दूसरों को दे देते हैं, तो उनका खुद का खेत नहीं होता, इसलिए वो लोग का अब प्रोडक्टिविटी कम होता है, ये सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। High rate and employment. In situation of unemployment due to lack of income, a person cannot fulfill basic necessities of his family. As a result, level of poverty remains high in the India. अगर भाई पहली बात अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, अन अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो उसके पास इनकम कैसे आएगा, इनकम नहीं आएगा तो अपनी बेसिक नेसेसिटी तो कहीं पूरी ही नहीं कर सकता, कहीं से सवाल ही नहीं उठता ना वो कैसे पूरी करेगा। और उसको एक डिग्निटी मतलब सेल्फ मतलब एक फीलिंग भी उसको एक कि विक्टिम, उसको ऐसा लगा कि वही मतलब हार रहा है हर एक चीज लाइफ में, उसके साथ बुरा हो रहा है, ऐसा एक जो इमोशनली जो होता है ना प्रॉब्लम, वो ज्यादा तोड़ के रख देता है इन लोगों को। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब जानते हैं पॉवर्टी किस कारण से हुआ है भाई, तो हिस्टोरिकल कॉजेज, हिस्टोरिकल जो हमारे साथ अंग्रेजों ने जो किया था उनकी वजह से ये भी बहुत प्रॉब्लम की थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सफर्ड एंड सो पॉवर्टी इंक्रीज। भाई जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो जमींदारी सिस्टम, ऐसे फालतू के जो सिस्टम्स थे ब्रिटिश ने जो बनाए हुए थे, ये सब बहुत ज़्यादा चलते थे, इनकी वजह से फार्मर्स को उनकी मेहनत का पैसा तक नहीं मिल पाता था। British followed that kind of trade policy, tax policy, and industrial policy, so that the Indian trade and business started losing their competitive powers and production power. Also, small and cottage industry of India were ruined. As a result, unemployment and poverty started increasing. जब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब इंडिया में
और पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा था, मतलब सभी जगह इंडस्ट्रीज बन रही थी और सभी ग्रो कर रहे थे। तब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को इस तरीके से, इस कदर उनका प्लानिंग चल रहा था कि इंडिया में कोई इंडस्ट्री बनने नहीं दे रहे थे वो लोग, जिससे हमारा इंडिया इंडस्ट्री जब बना ही नहीं पाएगा। इंडस्ट्री होता क्या है, वो बहुत लोगों को जॉब देता है। अब जब जॉब देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, तो लोगों के पास पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तो लोग अपने अपने घर को अच्छा कर पाएंगे, खुद को डेवलप कर पाएंगे। लेकिन वो सब करने ही नहीं दिया। ब्रिटिशर्स ने ऐसी टैक्स पॉलिसीज लेके आए, ऐसे ट्रेड पॉलिसीज लेके आए, इन तरीकों को, यहाँ के जो लोकल से कपड़े बनवा के बाहर ले गए, जाके अपना स्टैंप लगा के वापस इंडिया में बेचते हाई प्राइसेस में, और यहाँ बोलते कि यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं बनवाते। इस तरीके से हमको एक लूप में फंसाया था। बट जिन्होंने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जो लड़े थे, तो हमको अभी भी सैल्यूट देना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कॉजेस ऑफ रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी के क्या कारण है भाई? नेचुरल कॉजेस। सबसे पहले तो हमारे वहाँ इतना ड्रॉट, अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून, फ्लड रिजल्ट इन लो प्रोडक्शन एंड लेस ऑफ अनसर्टेन इनकम्स ऑफ द एग्रीकल्चर इज, हेंस पॉवर्टी इज मोर। पॉवर्टी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यार वहाँ एकदम फ्लड आ जाता है, कभी ड्रॉट आ जाता है, कंडीशन मतलब एनवायरनमेंट इतना खराब हो जाता है कभी कभी तो, कि मॉनसून, फ्लड्स, इतनी सारी चीज़ें आती है जो किसान पूरे साल भर भैया मेहनत करता है, पूरे साल भर मेहनत करता है, और वो कुछ दिनों में यहाँ के पूरा फसल खराब हो जाती है उनकी। तो आप सोचिए कितना बुरा लगता होगा। जमीन उनकी, उनका पूरा फसल आके खराब कर दिया, उनको कुछ तो रेंट मतलब कुछ मिल भी नहीं रहा, मेहनत पूरी चली गई साल की, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे उनको वो तक नहीं मालूम भाई। उनके जो बेबीज बच्चे रहते हैं, इतनी मेहनत, सबने बहुत मेहनत की होती है उस खेत के लिए। और जब ये सब होता है तो इमोशनली जो हारते हैं, जो मतलब डिफरेंट तरीके से जो आता है ना अटैक, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ता है। चलो, डेमोग्राफिक कॉजेस। हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिड नॉट अलाउ पर कैपिटा इनकम टू इंक्रीज। लो पर कैपिटा इनकम एंड बिग साइज ऑफ फैमिलीज रिजल्टेड इन पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। Labor supplies increased because of high population but low pace of development, increased unemployment and so was poverty. डेमोग्राफिक कॉजेज में क्या होता है? पॉपुलेशन इतनी तेज ग्रो कर रही है जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम इंक्रीज ही नहीं हो पा रहे भाई। इतने लोग, जब एक ही खेत की, हम समझ एक खेत का एग्जांपल लेते हैं जहाँ 5 लोग की जरूरत है, वहाँ लोग 20 लोग जाएंगे और उनको पानी का पंप हर एक चीज वो सेट करते रहते 20 लोग। अब जब हम उसमें से कुछ 25,000 मिलना भी होगा, 5,000, उसमें से सबको कितना 20 लोग को मिलेगा, तो पैसे कितने कम मिलेंगे, पर कैपिटा इनकम कितनी लेस हो जाएगी भाई। इतनी प्रोडक्ट सब मतलब मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ पैसे नहीं मिल रहे, किसी को कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। लो पर कैपिटा इनकम, बिग साइज ऑफ स्मॉल फैमिलीज रिजल्ट इन पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, उससे उनको पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। लेबर सप्लाई इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन बट लो पेस ऑफ डेवलपमेंट, इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सो वाज पॉवर्टी। उसकी वजह से पॉवर्टी का यह भी कारण है बहुत बड़ा। इकोनॉमिक कॉजेस। अब इकोनॉमिक कॉजेस मतलब क्या? इकोनॉमिक की वजह से कैसे होता है? तो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव पर लेबर बिकॉज ऑफ पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज, इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हैवी लोड ऑफ पॉपुलेशन। इन सभी की वजह से भाई जो किसानों को अपग्रेडेड नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम नहीं है, नई नई टेक्नोलॉजी किस तरीके से ईजी कर रही है उनका काम, उनको उतनी प्रोडक्टिविटी हो नहीं पा रही क्योंकि वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, और वहाँ का जो कभी मॉनसून नहीं आता तो उनको कैसे टैकल करना है उस सिचुएशन को भी, तो वो सब डायरेक्ट वो गवर्नमेंट से कहते नहीं है, उनको बस इतनी एजुकेशन और नॉलेज की कमी है। हैवी लोड ऑफ पॉपुलेशन, और इतना पॉपुलेशन है क्योंकि यार वहाँ का जो लोग, सभी लोग भाई हमको एग्रीकल्चर करना है, सभी को एग्रीकल्चर करना है, एक खेत में 5 लोग काम करेंगे इस तरीके से। गाइस ये क्या होगा? चलिए, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड पॉवर्टी। और ये अभी मैंने बात की, बिकॉज ऑफ जमींदारी सिस्टम मोस्ट ऑफ द टेनेंट्स वर वर्किंग ऑन अदर्स लैंड एंड वर नॉट द ओनर्स, सो दे नॉट इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट, एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकम लो एंड पॉवर्टी इंक्रीज डे बाय डे। भाई जब आपकी जमीन है ही नहीं तो आप सिर्फ मेहनत करोगे कि जस्ट फसल उगे, इतना मेहनत नहीं करोगे कि पूरी फसल मतलब जितना फुल अपना। एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी कैपेसिटी है 10 ड्राइंग्स बनाने की, लेकिन आप 5 ही ड्राइंग्स बना रहे हैं, आपको मालूम है आप 10 ड्राइंग बना सकते हैं, लेकिन आप किसी और के लिए बना रहे हैं। अब आपको उसने टाइम दिया है कि बना बना 1 घंटे में, लेकिन आप बना सकते हो 10 ड्राइंग, लेकिन आप बना सिर्फ कितने रहे? 5 ड्राइंग्स, क्योंकि आप सामने वाले के लिए कर रहे हो। लेकिन आप खुद के लिए अगर करना होता तो आप 11 भी बना सकते थे, है ना। उसी तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड पॉवर्टी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
Minimum development of small and cottage industries. Small and cottage industry which have great contribution and employment were growing slowly and this increased seasonal employment as a result poverty remain high. मिनिमम अब देखो जो कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री ये सब पता है एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देती है, भले प्रॉफिट ज्यादा नहीं करती बट जो एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को, जो वेलफेयर होता है भाई, ये बहुत ग्रेट होता है, बहुत ज्यादा ग्रेट। इनकी वजह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है क्योंकि अब कुछ सीजन्स में चलता है फैक्ट्री और कुछ सीजन में नहीं चलता, और इसकी वजह से पॉवर्टी जो रेट है वो हाई एकदम पीक पे हो जाता है। रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस, अगर हमको रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस, price rise seriously affect poverty. Price rise reduces purchasing power of low income group, while increase the benefits of business when they increase inequal distribution of income in the society and poverty increases। भाई देखो, अगर जिसका इनकम ही कम हो उसको तो प्राइस राइज से बहुत फर्क पड़ेगा। भाई अगर किसी की भी पर्सन ए एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी इनकम बहुत कम है, हाँ, अब जो तेल का सिंग तेल है हमारा, तो सिंग तेल का भाई अब प्राइस हो गया 2000, हाँ, तो अभी सिंग तेल वो लाएगा कि नहीं लाएगा भाई, उसे सोचना तो पड़ेगा, पर वो बेसिक नेसेसिटी है तो वो लेगा जरूर। अगर वो लेगा भी तो उसके पास अब कितना, अगर उसका 10,000 भी सैलरी है तो 8,000 ही बचेगा, उसमें उसको पूरा खर्चा चलाना पड़ेगा महीने का, है ना। तो उसी तरीके से बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्राइस राइज से, लेकिन जो पुअर होते हैं वो पुअर रह जाएंगे और बिजनेसमैन जो पैसे बनाते ही रह जाएंगे वो तो। हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब हाई रेट हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट कब, इन रूरल एंड इंडिया लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अलाइड इंडस्ट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई लिटरेसी, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ पॉवर्टी। भाई लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास ऐसे स्किल्स नहीं है, जो इंडस्ट्री को जैसी स्किल्स चाहिए वैसे स्किल्स हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे, मतलब वो हमको क्यों रखेंगे। हाँ, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता है। अनएम्प्लॉयमेंट जब नहीं होगा, जिस देश में ज़्यादा होगा उस देश में पॉवर्टी तो होगा ही होगा। सोशल कॉजेस, अब सोशल कॉजेस देखते हैं क्या होता है भाई। low level of education, because of low level of education especially in rural areas people get less opportunity in alternative employment and wage level remain low, as a result poverty increases। भाई जब लोग कम एजुकेशन लेंगे, बिकॉज ऑफ जो एजुकेशन को मिल नहीं पा रहा रूरल एरियाज में, उनके पास अपॉर्चुनिटी कम होगा। जो हमने अभी पहले बात की, उनके जो पिता के पास उनके सिर्फ काम करना पड़ेगा, अगर उनके पिताजी आटे, समझो आटे का काम कर रहे हैं, आटा मतलब गेहूं से आटा बनाने का काम कर रहे हैं, तो उनको कोई और कोई फील्ड मिलेगा नहीं तो उसी में काम करेंगे। ऐसा सेम तरीका ऐसे ये फॉलो होता चलता जाएगा और पॉवर्टी बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, है ना। जेंडर इनइक्वलिटी एट अ वर्क प्लेस, आपने देखा होगा फीमेल्स लोग को ऐसा होता है कि पैसे कम दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ वो काम कम कर सकते हैं ऐसा, बट फीमेल लोग को अगर फीमेल्स एंड मेल्स को इक्वल मतलब इनकम दी जाए, तो बिकॉज ऑफ फीमेल होते हैं उनको भी काफ़ी, एट वर्क प्लेस फीमेल्स आर पेड लेस देन मेल्स, वुमेन हैव लो हेल्थ लेवल एंड लेस अपॉर्चुनिटी टू वर्क, दैट कीप्स फैमिली इनकम लो विच इंक्रीज द लेवल ऑफ पॉवर्टी। भाई देखो, वुमेन भी एक बैकबोन होती है फैमिली का, है ना। अगर उनका इनकम लो होगा तो किस तरीके से फैमिली चलेगी, नहीं चल पाएगी फैमिली, बिकॉज लेवल ऑफ पॉवर्टी बढ़ती जाएगी। क्योंकि हो क्या उनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही, और अगर वो पूरा टाइम दे भी रहे हैं तो उनको इनकम कम दे रहे हो आप, है ना। तो ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। हम चलिए अदर कॉसेस देख लेते क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आती है। तो वॉर, और वॉर तो भाई सबसे, इसमें किसी का फायदा होता ही नहीं है। Because of war, economic development remains low and problems of price rise takes place. Hence poverty increase। इसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज होता है। भाई देखो, आपका ना फायदा मेरा ना फायदा, और जब ये वॉर होता है तो बिजनेसेस क्या होते हैं, बिजनेसेस चीज़ों के भाव बढ़ा देते हैं क्योंकि अब लोगों को इतना चीज़ों की कमी हो जाती है। लो प्रॉब्लम प्राइस राइज टेक प्लेस। अब प्राइस राइज इतना क्यों कर देते हैं, क्योंकि जब लोग बिजी होते हैं इन चीज़ों और रिसोर्सेज बहुत सारे वेस्ट हो जाते हैं, है ना। Increase in defense expenditure to make the security system stronger against war. A lot of special facility have increased expenditure on defense, which reduce expenditure on economic development and level of poverty increases। देखिए, अगर वॉर के लिए हमने डिफेंस में इतना पैसा लगा दिया, हम हमारा जब बजट ही 10,000 करोड़ का है, तो हम उसमें से 2,000 करोड़ सिर्फ डिफेंस में लगा रहे हैं, तो हमारे पास 8,000 करोड़ बच रहा है, जो कि हम इंडिया के और सब डेवलपमेंट चीज़ों में लगाएंगे, प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे,
लेकिन अगर हमें डिफेंस में लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, हमको किसी से फाइट ही नहीं करना पड़े वॉर, हम इतने मतलब शांति से रहे, आसपास के लोग सभी से शांति बना के रखे, तो हर एक कंट्री खुद का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है शायद नाइदरलैंड, ऐसा कुछ नाम है। चलिए, डिफेक्टिव पॉलिसीज, वेरियस स्कीम were introduced during planning period to reduce poverty, but due to frequent changes in ruling government, many times they lacked continuity and coordination. As a result, poverty reduction could be not be achieved through these schemes. देखो, डिफेक्टिव पॉलिसी, जब पॉलिसीज बनाई गई थी जो कि जिससे पॉवर्टी कम कर सकते हैं ना, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई थी, बट जो गवर्नमेंट चेंज होती है उनकी वजह से चेंजेस वो मतलब पॉलिसीज में चेंजेस लाते गए, और ये कंटिन्यूटी इतना चेंज और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, उसकी वजह से पॉवर्टी जो हमने बनाया था रिडक्शन कम करने के लिए, उसमें भी कोई हमने कुछ मिला ही, कुछ रिजल्ट ही नहीं आया उस काम को। पॉवर्टी उतनी स्पीड से ही बढ़ी, कोई कुछ कुछ नहीं, फर्क ही नहीं पड़ा हमको। मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, अब क्या क्या हमको चीजें करना चाहिए पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। ओके, चलिए, मेजर टू रिड्यूस पॉवर्टी, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हम एग्रीकल्चर अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे, क्योंकि लोग देखो, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर लेबर एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दिस विल बी मोर एडवांटेजेस टू पुअर एंड पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस। अगर हम पानी की फैसिलिटीज दे दे, तो लोग जो पानी बंदा सिर्फ पानी का जुगाड़ करने जाता था, उसका अब हमको जब गवर्नमेंट ही पानी की सुविधा देने लग जाए, तो वो बंदा कहीं और इंडस्ट्रीज में आएगा, हाँ, उसको अच्छे एम्प्लॉयमेंट्स मिलेगा, और जो खेत में रहता था दो की जगह एक ही रहेगा, तो उसका भी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। इस तरीके से हमको दोनों साइड से सोचना होगा, है ना। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर लेबर एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दिस विल बी मोर एडवांटेज टू पुअर एंड पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ स्केल small scale industry, if small and cottage industry can be developed and encouraged, then poverty can be reduced on a large scale. अगर कॉटन स्केल स्मॉल इंडस्ट्री जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री बनने लग जाए, है ना, बनने लग जाए, तो एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिलेगा, और जब बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिलेगा तो इकोनॉमिक डेवलप होगी। Development of unorganized sector. If a condition of workers, unorganized sector like vegetable vendors, agriculture laborers, masons in construction, vendors, etc. are improved and social security are provided to them, then developing their skill poverty can be reduced. है ना, जब सब्जी बेचने वाले या फिर जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, कड़िया काम करते हैं, ये सब चीज़ें, एग्रीकल्चर लेबरर्स, जो वेंडर्स होते हैं, उन लोग को क्या है, गवर्नमेंट अगर कुछ उनको सुविधाएं बेनिफिट्स दे, जिससे उनको मोटिवेशन एक मिले, उन्हें थोड़ा एक पर्टिकुलर वेज, इतना लिमिट पॉलिसीज कुछ बना के दे कि हाँ इससे कम इनको नहीं मिलना चाहिए, है ना, कुछ सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स ये सब दे, तो वो लोग अपनी स्किल, मतलब पॉवर्टी रिड्यूस हो सकता है। उनका जो माइंड होगा वो काम करने में फोकस होगा कि हाँ ये काम भी अच्छा है, हमको गवर्नमेंट पीछे से सपोर्ट कर रही है ना, हमें फैमिली की ज़्यादा चिंता नहीं है, हमको गवर्नमेंट कुछ सुविधाएं मिल रही है, बेनिफिट दे रही है साथ साथ में। यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसीज, इफ द गवर्नमेंट मेक्स सच अ पॉलिसी वेयर इन मोर टैक्सेस is imposed on rich class and less tax on poor class, then government makes expenses on welfare oriented programs for the poor people. As a result, social economic condition of the poor are improved and there is a seen in reduction in economic inequality and poverty. अगर गवर्नमेंट रिच लोगों पे जो यूज़ वो करते हैं, जो आइटम्स यूज़ करते हैं उस पर ज़्यादा टैक्स लगाए, और पुअर जो यूज़ करते हैं उसे एक रीजनल भाव पे बेचे, तो पुअर का फायदा होगा और रिच का नुकसान नहीं होगा, उनके लिए सही होगा। बिकॉज जो टैक्सेस ज़्यादा उनके लिए लगाएं लग्जरीज चीज़ों पे, उसकी वजह से हम ह्यूमन वेलफेयर जो है, हाँ, ओरिएंटेड बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम्स लॉन्च करें, है ना, पुअर्स के लिए, जिससे पुअर्स और रिच दोनों बैलेंस में आएंगे, और जब हम साथ लेके सभी को चलेंगे तब इंडिया आगे बढ़ पाएगा। एक बंदा अकेले आगे बढ़ेगा, दूसरा बंदा पीछे एकदम रह जाएगा, तो इंडिया नहीं बढ़ पाएगा। इंडिया एक दूसरे को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तो इंडिया जाके आगे बढ़ पाएगा। राइज इन ह्यूमन कैपिटल investment, if the investment is made on education skill development, then there will be very low level of unemployment and poverty will be less. अगर इन्वेस्टमेंट की जाए एजुकेशन या फिर स्किल डेवलपमेंट, देन
हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी बहुत हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि देखो, अगर स्किल डेवलपमेंट, अगर लोगों को स्कूल में क्या सिखाया जाता है, एक थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती है, उसके बाद पर स्किल्स नहीं सिखाते। लेकिन हम बहाने मारते हैं स्किल, अरे सिखाए नहीं आते तो हमको खुद से सीखना पड़ता है ना, वो खुद से सीख लो। एजुकेशन हमको एक हद तक मुकाम तक पहुंचा देता है, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचाता, पहुंचा देता है ना। अगर हम इन्वेस्ट करें एजुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे, तो हमें एक अच्छा जॉब या फिर हम खुद का बिजनेस, एक साइड एंटरप्राइज एंटरप्राइज छोटा सा खोल सकते हैं, बड़ा खोल सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, एक बड़ा सा ब्रांड बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, गूगल जितनी बड़ी कंपनी बना सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमको एक राइट नॉलेज हो, राइट एम हो, राइट गोल हो, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। Goods and services at reasonable rate. If nutritive food scarcity and basic services to poor people are made available at reasonable rates, it will directly reduce poverty. अगर हम poor people को रीजनल रेट पे उनको बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें उन्हें एकदम रीजनल भाव पे हम उनको देंगे, तो उनको खुशी होगी और साथ में पॉवर्टी भी कम होगा, क्योंकि उन्हें उसकी टेंशन ना होगी और उनका कुछ पैसा सेव होगा और वो कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दूसरी कंपनी खोल सकते हैं, दूसरा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, अब एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स देखिए। फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसलिए इंटीग्रेटेड IRDP प्रोग्राम रिलीज किया गया था। किस कब रिलीज लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 1980 को। अब सैफ, चलिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका एम ये था, गवर्नमेंट ने लॉन्च इसलिए किया था जिससे रूरल पॉवर्टी को कम कर सके। रूरल रूरल पॉवर्टी थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए जिससे वो एक एम्प्लॉयमेंट ऐसा दिया जाए जिससे वो एक पैसे आए, उनके घर में पैसे आए और वो खुद का डेवलपमेंट कर सके। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू पुअर हाउस होल्ड फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। ट्रेनिंग एंड रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसम। ट्राइसम एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें गवर्नमेंट रूरल, एक रूरल मतलब यूथ को एक सही डायरेक्शन दे रही थी, उनको एक स्किल सिखा रही थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए गाइडेंस दे रही थी, किस तरीके से खुद को एक एम्प्लॉयड पर्सन बना सके, खुद का कैसे एंटरप्राइज खोल सके, एक स्किल यूथ बना रही थी। इम्पार्टिंग उनको ट्रेनिंग्स, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स दे रही थी, कंप्यूटर कोर्सेज लाइक, और सभी सेंटर्स वहाँ, लाइक मोबाइल रिपेयरिंग, व्हीकल्स मैकेनिक्स, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इन सभी लोगों को दे रही थी, जिससे वो एक एम्प्लॉयड पर्सन बन सके, खुद का कुछ एंटरप्राइज खोल सके। सेक थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स निकाले गए, लाइक उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद को रख सके, वेंचर्स, लाइक कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए गए जिनसे वो लोग सेविंग कर सके और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, कुछ ऐसी एक्टिविटीज घर पे कर, लाइक सीविंग, सिलाई का काम कर सकती हैं, और सब जो भी वुमेन्स काम करती हैं घर पे बैठे बैठे, वो काम वो कर सकती है। मिलियंस वेल्थ स्कीम, मिनरल वेल स्कीम एक ऐसा, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी ड्रॉट पॉन एरियाज, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा भूखमरी है, ऐसी जगहों पे वाटर की समस्या को ख़त्म करना। कंस्ट्रक्टिंग, वहाँ पानी का एक कुआं बनवाना, वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड लिवलीहुड्स। और ये सब जो बनवाते हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट उनको देते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, है ना। रूरल, उन्हीं के आसपास गांव वालों को ये एम्प्लॉयमेंट्स मिल जाते हैं ना। वेल्स, स्टोर, वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स और एग्रीकल्चर के लिए ये सब बहुत सारी चीज़ें जो बनवाते हैं, वो सब आसपास के लोगों को ही ये एम्प्लॉयमेंट्स मिलते हैं। सप्लाइंग इम्प्रूव टूलकिट इन रूरल आर्टिसंस। सित्रा, सित्रा एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें लोगों को जो करते हैं वो आर्टिस्ट, उनका प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए रूरल आर्टिशियंस, जो मतलब उनको समझ नहीं, उनको मालूम नहीं था उनका चीज़ें कैसे मोनेटाइज करे, तो उनको एक अपग्रेडेड टूल दिया जाता था, एक इक्विपमेंट दिया जाता था जिससे वो अपने क्राफ्टमैनशिप को कैसे मोनेटाइज करे, किस तरीके से मार्केट में जाए बेचे, है ना।
उनसे कैसे पैसे बनाए, ये सब उसमें सिखाया जाता था। गंगा वेलफेयर स्कीम, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द गंगा बेसिन रीजन। अब देखो, होता क्या है गंगा वेलफेयर स्कीम में कि गंगा गंगा जी नदी को अच्छा करना था, साफ करना था, इसके लिए एक ऐसा प्रोग्राम निकाला गया जो बहुत सारे लोगों की जरूरत है जहाँ, तो उसमें फिशर्स, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रो प्रोसेसिंग, ऐसे लोगों की जरूरत थी जहाँ आसपास गांव वालों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था। अब देखो, सुवर स्वर्णा स्वर्णा जयंती ग्राम स्वरोजगार है ना, स्वरोजगार, स्वर स्वर्णा जयंती ग्राम स्वर रोजगार योजना, SGSY, 1 अप्रैल 1999 RRDP, इसको कहते हैं, एंड अदर प्रोग्राम इंटीग्रेटेड विद इट एंड मर्ज इन SGSY। बहुत सारे प्रोग्राम इसके साथ मर्ज हुए जैसे, और इसका पर्पस ये था कि एक रूरल पुअर सेक्टर्स को, प्रोपोर्शंस को, जो उन्हें एक प्रमोट करे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, उन्हें वेंचर्स स्किल सिखाए जिनसे वो खुद का भी खोल सकते हैं एंटरप्राइजेस, और एम्प्लॉयड पर्सन भी बन सकते हैं वो। स्ट्रेंथन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक सपोर्ट दिया जा रहा था, क्रेडिट फैसिलिटीज भी मिल रही थी, लोन्स भी मिल रहा था, और कम इंटरेस्ट पे, एंड फैसिलिटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। और इसका जो कहेंगे, और ये सब जो प्रोग्राम्स है, जो ये सारे प्रोग्राम्स अभी मैंने डिस्कस किया, उनका यही था एक मकसद कि स्किल्स दे, फाइनेंशियल सपोर्ट दे, रिसोर्सेज ऐसे बनाए जो सस्टेनेबल लिवलीहुड, एकदम मतलब लोगों के लिए मानसिक तरीके से और आर्थिक तरीके से दोनों साइड से हेल्प किया जाए। तो चलिए, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, 28 अप्रैल 1989 ज्वर रोजगार योजना, JRY। वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, 28 अप्रैल 1989 जवाहर रोजगार योजना, JRY। इसका एम ये था, जनरेट वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज, है ना, और इसके फीचर्स ये थे कि टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू क्रिएट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आसपास के जो प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे ब्रिज बनवाना, डैम्स बनाना, ये सब प्रोजेक्ट्स में ये आसपास गांव वालों को एम्प्लॉयमेंट्स मिलता था। 2 अक्टूबर 1993 एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, EAS, एक ऐसा प्रोग्राम था जो एम्प्लॉयमेंट देता था एग्रीकल्चर, जिनका मतलब सीजनल एग्रीकल्चर होता था, कम एग्रीकल्चर सीजन्स में जो फ्री होते थे उनके ऊपर फोकस किया जाता था। फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स टू एश्योर लिवलीहुड्स इन रूरल एरियाज, है ना, जो रहते थे गांव में उनके लिए प्रोजेक्ट्स ऐसे मतलब दिए जाते थे जिनसे उनको कुछ मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल सके। थर्ड, 1994 टू 1995 प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY। उसके लिए इसका जो पर्पस था कि जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, जो यार पढ़े लिखे थे उनको भी यार जो जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब उनको जो पढ़े लिखे थे उनको भी जॉब नहीं मिलते थे, है ना, तो उनको ऐसी स्किल सिखाई गई, उनको ऐसा गाइडेंस दिया गया, उनको ऐसा असिस्टेंट दिया गया जिससे वो खुद का एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस खोले या फिर स्मॉल बिजनेस खुद का खोले, जिससे वो आगे बढ़ सके और समाज को भी आगे बढ़ा सके। फोर्थ इज 2005 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। नरेगा में क्या होता है, एक मतलब गारंटेड हमको एम्प्लॉयमेंट वेज दिया गया, है ना, एंश्योर अ मिनिमम लेवल ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, गारंटेड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड डेट सीकेट, जिसको भी जरूरत थी उन्हें 100 days गारंटेड वेज दिया गया, है ना, अगर काम है तो उनको काम दिया जाता था। और ये सब जो एक हमने वेबसाइट गवर्नमेंट। फिफ्थ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा 2009। तो ये किस लिए बनाया गया था, नरेगा को थोड़ा एक्सपांड करने के लिए, उसका जो फोकस था वो और भी ज्यादा लिवलीहुड सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, लोगों को और काम देने के लिए, जो आसपास के प्रोजेक्ट से, है ना, आसपास के डैम्स प्रोजेक्ट, कोई कुछ छोटे मोटे खड्डे कराने, कुआं बनवाना है,
या फिर कुछ तालाब बनवाना है, तो उनके लिए मशीन्स ना यूज करके वहाँ गवर्नमेंट उन्हें आसपास के गांव वालों को एम्प्लॉयमेंट देती थी या फिर वेजेस देती थी। तो चल, हाउसिंग स्कीम 1985 टू 1986 इंदिरा आवास योजना, और 2020 2013 2014 तक राजीव आवास योजना, 25 जून 2015 प्रधानमंत्री आवास योजना। ये तीनों के तीनों योजनाएं किस पे, हाउसिंग पे, लोगों को रूरल रूरल एरिया में जो रहते थे छोटे लोग, पुअर लोग, उन्हें गाइडेंस देने का, उन्हें एक ऐसा प्लान बनाने का कि किस तरीके में एकदम बजट मेथड में वो लोग अपना घर डिजाइन कर सकते हैं, उन्हें बेनिफिट समझाने का, सब्सिडीज बताने का, स्कीम्स बताने की, ये सभी योजनाएं इन तीनों में आती है हाउसिंग रिलेटेड। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम जानते हैं क्या होते हैं? स्कीम्स, 9th में 2015 अटल पेंशन स्कीम। अटल पेंशन स्कीम इसलिए पेंशन बनाई गई थी, पेंशन मतलब 9th में 2015 अटल पेंशन स्कीम APS, है ना, इसलिए बनाया गया था जिससे पेंशन दे उन वर्कर्स को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे ठेले वाले हैं, वेंडर से जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनको पेंशन मिले। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन स्कीम, है ना। फिर सेकंड, जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम, ऐसे लोगों को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उनको इंश्योरेंस कवरेज मिला जाए, है ना, एक पूरा हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा, कुछ इस सस्ते में मिलेगा, कुछ ऐसे सब्सिडीज मिल रही है। इस तरीके से जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम योजना काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों को मतलब इंश्योरेंस मिलेगा, उनका अगर फसल खराब हो गया तो इंश्योरेंस मिल सकता है। कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द गवर्नमेंट, इंश्योरेंस कंपनी एंड फार्मर्स। ओके, फार्मर्स और इंश्योरेंस कंपनी और गवर्नमेंट का एक कोलैबोरेटिव, समझो कॉलेब हो गया है ना, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जनधन योजना, जिसमें गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक अकाउंट खोलने की फैसिलिटी दे रही है। तो गाइस, उम्मीद है आप लोग को सब कुछ समझ आ गया होगा, और जो भी कुछ समझ आया उसके लिए खुद के लिए तालियां बजाइए। और हम मार्क्स तो फुल लाएंगे ही लाएंगे, हमको ये सब समझना भी होगा और हमको अपने दिमाग में ये सब रखना होगा, जो समझ पाए वो समझ के रखना है, और लोगों की हेल्प भी करनी है जहाँ तक हो सके, है ना। आपको नॉलेज है, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर किसी को ये जरूरी है, किसी चीज स्कीम्स की जरूरत है, तो आप थोड़ी बहुत रिसर्च करके उनको बता सकते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं, और क्या ही कह सकते हैं, लाइक करना है यार, डिसलाइक मत करना। और चलिए तो बाय, मजे में रहते हैं भाई, और क्या। चलिए चलिए चलिए, बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस।